नमस्कार दोस्तों, मैं एस के चौधरी इंडेज कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अब आपको सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर के विश्व इतिहास टॉपिक से भी प्रश्नों पर की डेली वीडियो मिलेगी, ताकि आपकी मेंस की प्रैक्टिस होती रहे, आप लिखते भी रहे, और कहीं कोई दिक्कत आए तो आप हमें सजेस्ट करें, कमेंट करें, ठीक है। तो विश्व इतिहास सामान्य अध्ययन के फर्स्ट पेपर का ये टॉपिक है। इसमें हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के कारण। पहला ही टॉपिक है ये। विश्व इतिहास के साथ जो समस्या आती है लिखने में, कि जानकारी तो बहुत होती है, 200 शब्दों में कैसे समेटा जाए, ये एक समस्या होती है। तो आज मैं उस समस्या को दूर करूंगा आपको, और मैं बताऊंगा कि कैसे प्रश्नों को लिखना है, ठीक है ना। तो आते हैं फ्रांसीसी क्रांति के कारण पे। कोई भी क्रांति हो, ठीक है, सबसे पहले उसकी क्या सिनॉप्सिस बनेंगे, क्या फ्रेमिंग बनेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आते हैं, हम आपको देखिए क्या टॉपिक आपको बताएंगे, किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस प्रश्न को लिखना होगा। सबसे पहले भूमिका। भूमिका में क्या बताना है, क्रांति क्या है और क्रांति की परिस्थितियां क्या है। ध्यान समझिए, क्रांति क्या होती है और क्रांति की परिस्थितियां क्या है, भूमिका में लिखना होगा। दूसरा, फ्रांसीसी क्रांति के कारण में आपको 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स बनाने होंगे। जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ये तीनों कारण मिलकर किसी भी क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, ये सभी मिलकर किसी भी क्रांति की क्या तैयार करते हैं, पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। दूसरा है बौद्धिक कारण। ये बौद्धिक कारण क्या होते हैं, प्रेरणा देने का काम, क्रांति में जोश या प्रेरणा लाने का काम बौद्धिक कारण करते हैं। आप पढ़ेंगे, अभी बताएंगे, डिटेल करेंगे कि रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर ने किस प्रकार क्रांति में बौद्धिक चेतना जागृत की। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण होता है कहाँ, तात्कालिक कारण। ये तात्कालिक कारण चिंगारी का काम करता है भाई, ध्यान रखिएगा। बस यही दिमाग बैठाइए कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, बौद्धिक कारण प्रेरणा या चेतना जागृत करने का काम करेगा, और तात्कालिक कारण चिंगारी का काम करेगा। ये फ्रेमिंग में आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष में आपको बताना होगा कि इस क्रांति की जो परिस्थितियां थी, उसी के फलस्वरूप उन्हीं परिस्थितियों को दूर करते हुए यहाँ पे बातें रखनी होगी। यानी अगर देखा जाए तो असमानताओं, शोषण के विरुद्ध संघर्ष का परिणाम थी क्रांति, जिसके मूल में कहीं न कहीं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श भी विद्यमान था। क्लियर हो गया फ्रेमिंग। भूमिका, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण पृष्ठभूमि तैयार करेंगे, बौद्धिक कारण प्रेरणा देने का काम, तात्कालिक कारण चिंगारी का काम, और निष्कर्ष। अब आते हैं हम लोग प्रश्न को। ध्यान ये रखना है कि पढ़ेंगे वही जो लिखना है, फालतू बातें कुछ नहीं करना। चलिए, क्रांति क्या है। क्रांति का तात्पर्य क्या होता है, अमूलचूल परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन। अब किसी भी देश की क्रांति के जो बीज होते हैं, उस देश की जनता की स्थिति एवं मनोदशा में निहित होती है। फ्रांसीसी क्रांति को भी इसी संदर्भ में समझना चाहिए। फ्रांस की जटिल सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों ने इस क्रांति को जन्म दिया। इसके क्रांति के उद्भवों को जानने के लिए इसके कारणों का परीक्षण अनिवार्य हो जाता है। बस इतनी बात आपको भूमिका में लिखना है कि क्रांति क्या है, व्यवस्था परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन होती है। किसी भी क्रांति के जो बीज होती है, उस देश की जनता की स्थिति क्या है, उसकी मनोदशा क्या, उसी में निहित होती है। जैसे यहाँ की जटिल सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों ने इस क्रांति को जन्म दिया।
अब इस क्रांति के उद्भव कैसे हुआ, इसके लिए इसके कारणों को जानना अनिवार्य, उसका परीक्षण करना अनिवार्य। तो चलते आते हैं। पहला कारण राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कैसे पृष्ठभूमि तैयार करेगा? तो राजनीतिक कारण में क्या देखना होता है कि राजतंत्र कैसा है, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है, राजदरबार में क्या चल रहा है और वहां की न्याय व्यवस्था कैसी है। तो फ्रांस की जो राजनीतिक व्यवस्था में अगर हम चर्चा करेंगे राजनीतिक कारणों में, तो फ्रांस की राजतंत्र निरंकुश था, अति केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था थी, राज दरबार में विलासिता थी और दुर्बल न्याय व्यवस्था की वजह से वहाँ के जनमानस ने वहाँ के राजाओं की संवेदनहीनता और अयोग्यता के बारे में जानकारी दी। यानी कहा जाए कि इन सभी कारणों की वजह से वहाँ की जनता में असंतोष की भावना थी। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक कारण हमेशा जनमानस में असंतोष पैदा करता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, टू दी पॉइंट, कि फ्रांस की राजनीतिक राजतंत्र निरंकुश था, प्रशासन अति केंद्रीकृत था, राज दरबार में विलासिता था, न्याय व्यवस्था दुर्बल थी, चरमराई हुई थी। इन सभी परिस्थितियों ने फ्रांस के राजाओं की संवेदनहीनता एवं अयोग्यता को उजागर किया, जिससे जनमानस में असंतोष की भावना का विकास हुआ। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक कारण असंतोष पैदा करता है। सामाजिक कारण क्या है? तो फ्रांस की जो सामाजिक व्यवस्था काफी जटिल थी। जटिल कैसे थी? ये विषमताओं पर आधारित थी, असमानताओं पर आधारित थी, विशेषाधिकार पर आधारित थी, रियायतों पर आधारित थी। इन सभी के आधार पे फ्रांस का समाज 3 स्टेट में बट गया था। 3 स्टेट में, प्रथम स्टेट, 3 स्टेट। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग शामिल थे, द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग शामिल था, और तीसरा स्टेट जिसमें जन साधारण शामिल था। महत्वपूर्ण बात यह थी, विविध क्यों है, क्योंकि इन दोनों अधिकार संपन्न थे, तमाम तरह के विशेषाधिकार इनको प्राप्त थे, और जो तृतीय स्टेट था ये अधिकार विहीन थे। इसी बात को लेकर इस तृतीय स्टेट और जन साधारण में आक्रोश था। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सामाजिक कारण क्या पैदा करता है? आक्रोश। जन साधारण में आक्रोश पैदा करता है। कुछ नहीं बताना इसमें, जटिल सामाजिक व्यवस्था को बता देना है। 3 स्टेट में बता है, इन दोनों स्टेट जिसके पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, इनको विशेषाधिकार प्राप्त था, विशेषाधिकार से संपन्न थे, अधिकार संपन्न थे, और ये अधिकार विहीन थे। इसी को लेकर आक्रोश था। देखिए, कहीं आपको किसी राजा का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें कुछ डेट वोट भी याद नहीं करना है, एकदम सिंपल एक समान कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है। चलिए अब आते हैं आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कैसे? ये जो राजा लोग थे, जैसे लुई 14वां, 15वां, 16वां, सभी युद्धों के शौकीन थे। युद्ध में भाग ले लेकर अपनी क्या कर दिए, इस सारी जो अर्थव्यवस्था था, धन संपदा को नष्ट कर चुके थे। एक तो युद्धों के शौकीन के कारण अर्थव्यवस्था खस्ता हाल थी ही, ऊपर से दोषपूर्ण कर प्रणाली थी, व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे, बेरोजगारी चरम पे थी, और बेरोजगार जो लोग थे वही क्रांति के समर्थक बन गए। यानी देखा जाए, आर्थिक कारण कहीं न कहीं समर्थक बना देता है क्रांति का। क्लियर है? तो जो बेरोजगार थे वो लोग क्रांति के समर्थक बन गए। तो इस तरह से देखा जाए कि पृष्ठभूमि तैयार करने में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण का महत्वपूर्ण योगदान था। अब आते हैं बौद्धिक कारण। जैसे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, इन लोगों ने समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, इन्होंने स्वतंत्रता की बात की, समानता की बात की, कानून, स्पिरिट ऑफ लॉ में कानून की सत्ता स्थापित करने की बात की। इन विचारकों ने जनमानस में बौद्धिक चेतना को जागृत किया, उनके अंदर समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की भावना विकसित किया।
इस तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट नहीं, लेकिन इन विचारकों ने कहीं न कहीं क्रांति को प्रेरणा देने का काम किया, क्योंकि ये कहते हैं कि कानून का शासन स्थापित होने चाहिए, समानता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए। इससे जनमानस में बौद्धिक चेतना का विकास होता है और उनके अंदर प्रेरणा आती है क्रांति। तो बौद्धिक काम प्रेरणा देने का काम करता है, और जब तक प्रेरणा नहीं होगी कोई भी क्रांति संभव ही नहीं। अब तात्कालिक कारण, इसी में थोड़ा सा इतिहास आपको समझना है। तात्कालिक कारण चिंगारी का काम करता है। तात्कालिक कारण क्या है? तो तात्कालिक कारण में यह हुआ था कि खराब अर्थव्यवस्था के चलते लुई 16वां ने कुलीन वर्ग पे टैक्स लगा दिया, जिसे कुलीन वर्ग ने अस्वीकार कर दिया। क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तब जाकर 175 वर्षों के बाद प्रतिनिधि सभा की याद आई। प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई। प्रतिनिधि सभा में मताधिकार को लेकर मतभेद हो गया, क्योंकि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के मताधिकार को लेकर मतभेद हो गया। तो जनसाधारण ने क्या किया? अपने को अलग होकर एक राष्ट्रीय सभा घोषित किया, जनसाधारण के लोगों ने। और राष्ट्रीय सभा घोषित करके 27 जून 1789 को लुई 16वां से मांग की कि तीनों वर्गों की एक संयुक्त प्रतिनिधि या संयुक्त बैठक बुलाई जाए, और लुई 16वां ने इनकी मांग स्वीकार भी कर लिया। ये जनसाधारण की पहली विजय थी। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय सभा ने तीनों स्टेट के संयुक्त बैठक की मांग की, जिसे लुई 16वां ने स्वीकार कर लिया। ये जनसाधारण की पहली विजय थी। इसके बाद 9 जुलाई 1789 को राष्ट्रीय सभा ने स्वयं को संविधान सभा घोषित किया और संविधान निर्माण का जिम्मा खुद लिया। अब इससे क्या है कि उत्साही जनता ने पेरिस के मैदान में एक बास्टील का किला 14 जुलाई 1789 को बास्टील के किले पर धावा बोल दिया गया, और इस बास्टील के किले से जितने भी कैदी थे उनको आज़ाद करा लिया गया, क्योंकि बास्टील के किलों को निरंकुशता का प्रतीक माना जाता था। जो भी शासन सत्ता के विरुद्ध बोलता था उनको इसी किले में कैद कर दिया जाता था। तो बास्टील के किले के पतन के साथ ही क्रांति का उद्घोष हो गया। तो इस तरह से 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभ हो गई। इसीलिए 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। ये हो गया आपका फ्रांसीसी क्रांति के कारण। निष्कर्ष में क्या लिखना है? यही चीज, उपयुक्त सभी विवेचनाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असमानता एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष का परिणाम था, जिसके मूल में कहीं न कहीं स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का आदर्श विद्यमान था। यही है फ्रांसीसी क्रांति, कुछ नहीं। फिर से रिकॉल कीजिए, देखिए कॉन्सेप्ट को पहले फ्रेम कीजिए। भूमिका में क्रांति क्या है और फ्रांस की क्रांति की परिस्थितियां क्या थी, ये बताना है। यानी स्टार्टिंग को ऐसे लिखना होता है कि क्रांति का तात्पर्य आमूलचूल परिवर्तन से है। किसी भी देश की क्रांति के बीच उस देश की जनता की स्थिति और मनोदशा में निहित होती है। फ्रांस की जटिल सामाजिक व्यवस्था एवं आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियों ने ही क्रांति को जन्म दिया। बस कारण, राजनीतिक कारण वही राजतंत्र निरंकुश, अति केंद्रीकृत प्रशासन, राज दरबार की विलासिता, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था, इन सभी परिस्थितियों ने फ्रांस के राजाओं की संवेदनहीनता एवं अयोग्यता को उजागर किया, जिससे जनमानस में असंतोष की भावना का विकास हुआ। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था काफी जटिल थी। इसमें विशेषाधिकार, असमानता, विषमता, रियायतों पर आधारित था ये समाज। इसे 3 स्टेटों में बंट गया था। जिनको रियायत प्राप्त थे वो कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग थे।
जिनको रियायत नहीं प्राप्त थे, जिनको अधिकार नहीं प्राप्त थे, वे जनसाधारण थे। इनसे इनके बीच क्या आया? आक्रोश की भावना का विकास हुआ। युद्धों के कारण बदहाल अर्थव्यवस्था थी, दोषपूर्ण प्रणाली थी, व्यापारिक और व्यावसायिक प्रतिबंध लगे हुए थे, बेरोजगारी चरम पे थी। तो बेरोजगारों ने क्या क्रांति के समर्थक बन गए। रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर ने कानून की सत्ता, समानता, स्वतंत्रता की जैसी बात की, जिससे जनमानस में बौद्धिक चेतना का विकास हो, उनको प्रेरणा प्राप्त हुई। तात्कालिकरण 3 पॉइंट, लुई 16वां दाना, कुलीन वर्ग पर टैक्स लगाना, प्रतिनिधि सभा की बैठक होना, प्रतिनिधि सभा में मताधिकार को लेकर विभेद होना। तब जनसाधारण ने राष्ट्रीय सभा बनाई। राष्ट्रीय सभा ने तीनों वर्गों के संयुक्त बैठक का मांग किया, लुई 16वां से मिल गई। ये प्रथम विजय थी। 9 जुलाई 1787 को संविधान सभा बनाई गई और संविधान निर्माण की जिम्मा लिया गया। इसके बाद उत्साही जनता ने 14 जुलाई निरंकुशता के प्रतीक बास्टिल के किले को ध्वस्त कर दिया, वहां से कैदियों को आजाद कर लिया। यही फ्रांसीसी क्रांति का उद्घोष था। निष्कर्ष की उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट होता है कि फ्रांसीसी क्रांति फ्रांसीसी समाज में व्याप्त असमानता और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का परिणाम था, जिसके मूल में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श भी विद्यमान। तो धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब ये डेली आपको 10-11 बजे के बीच में आपको मैं विश्व इतिहास का क्लास पर डे आपको उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स आपको 8 बजे, 8:30 बजे शाम को उपलब्ध करा दिया करेंगे। धन्यवाद।